नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज का मुद्दा बंगाल है और देखिए बंगाल वैसे भी काफी वक्त से चर्चा में रहा है और चर्चा में बंगाल इसीलिए भी है क्योंकि हाल फिलहाल अम्फन तूफान का कहर बंगाल पर बरसा है। बंगाल और उड़ीसा ये दो ऐसे राज्य हैं जहां अम्फन तूफान की वजह से तबाही हुई है, तो इसीलिए आज बंगाल पर बात हो रही है। और बंगाल की अगर बात करें तो कोरोना के मामले दबाने का आरोप हो या फिर प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चलवाने का मुद्दा हो या अम्फन तूफान से हुई तबाही हो, इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में बंगाल दौरे पर पहुंचने वाले हैं। पीएम दिल्ली से निकल चुके हैं। कोरोना संकट के बीच 83 दिन बाद पीएम का ये पहला दौरा है जब वो दिल्ली से बाहर निकले हैं। पीएम मोदी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बुलावे पर वहां जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ममता बनर्जी के साथ अम्फन तूफान से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही पीएम से बंगाल का दौरा करने की अपील की थी। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के तूफान प्रभावित इलाकों का भी दौरा करेंगे। तो दो तस्वीरें आपके सामने। ममता बनर्जी के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के लिए रवाना हो चुके हैं और बंगाल के साथ साथ उड़ीसा के भी अम्फन प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। तो ममता के बुलावे पर बंगाल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। ममता बनर्जी ने अम्फन तूफान से बंगाल को हुए नुकसान पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य इस समय 3 तरह के खतरे से घिरा हुआ है। Amit sir gave me a ring, phoned me, because all the phone is also down. Even the district, it is totally disconnected. So we cannot talk to the people even. But let us restore this, and he already assured me that they will extend their full help, and I will request the Prime Minister also to visit, have a look how Sundarban, the Bay of Bengal, to the border of Bangladesh and surrounding areas also. तो प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के लिए रवाना हो चुके हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि बंगाल और उड़ीसा के प्रभावित इलाकों का वो हवाई दौरा करेंगे और जब बंगाल का वो दौरा कर रहे होंगे तो उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद होंगी। हमारे साथ आज की इस बड़ी खबर पर बीजेपी से मनोज यादव हैं, टीएमसी के समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक बादल देवनाथ हमारे साथ जुड़ेंगे, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट नेता हमारे साथ होंगे और कोलकाता से सीधे आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी। साथ ही दिल्ली से अमित पांडे भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले मनोज यादव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपकी पहली प्रतिक्रिया, 83 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली छोड़कर बंगाल और उड़ीसा के दौरे पर गए हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो जो लोग काल कलवित हो चुके हैं इस प्राकृतिक आपदा में, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उनका जल्द से जल्द उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए और उनके लिए उचित से उचित प्रावधान किए जाए। देखिए, प्रकृति ने फिर सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति काल पुरुष नहीं होता है, प्रकृति के विवश होता है। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी का जो ये दौरा है, निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। हमारी नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, उसका जीवन का रक्षण करना हमारी प्राथमिकता है। ममता बनर्जी जी ने कहा कि जैसे पीएम साहब से कि आपको एक बार आके देखना चाहिए, तो ये एरियल सर्वे उसी दृष्टिकोण से किया जा रहा है कि किस तरह की क्षति हुई है वहां पर। जिस तरह से उत्तरी परगना, दक्षिणी परगना, 24 परगना में जो बहुत छत विक्षत हो गया है, कलकत्ता, हावड़ा, तो ये बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर प्रकृति ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। तो उसका दौरा करना निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रत्येक नागरिक के प्रति प्रतिबद्धता और संकल्प को दर्शाता है। ठीक है मनोज जी, मैं आगे आपके पास आऊंगी क्योंकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल जो है वो 3 तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी पीएम मोदी से बंगाल को मदद देने की अपील की है। इस हालात को मद्देनजर केंद्र की सरकार को भारी रकम की, भारी राशि की सहायता करना चाहिए, क्योंकि बंगाल अब
जिसको हम कहते हैं कि ट्रिपल वार्मिंग, 3 किस्म के खतरे से गुजर रहे हैं। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों, और उसके साथ आ गए चक्रवात। तो ममता के बुलावे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस बीच इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से अमित पांडे भी मौजूद हैं। अमित, प्रधानमंत्री के लगभग 3 महीने बाद नेशनल इमरजेंसी इसको कहा जाएगा कि अम्फन ने जिस तरह से तबाही मचाई है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जो आज पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं, उसकी कितनी अहमियत है? जी देखिए, इससे पहले जो प्रधानमंत्री ने तमाम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बैठक है वो भी की थी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यहाँ पर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया था, और खुद बंगाल जाकर वहां का दौरा कर उड़ीसा जाकर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर यहाँ पर ये दिखाना यहाँ पर चाहते हैं, ये यहाँ पर एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वहां की जनता के प्रति वो कितना संवेदनशील है, और तटीय इलाके होंगे जहां का ये दौरा यहाँ पर किया जाएगा, और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है। अब जबकि तूफान के बाद तबाही कितनी हुई है उसका आकलन केंद्रीय टीम कर रही है, ठीक ढंग से आकलन है, और उसके बाद जो सहायता है वो ठीक तरीके से केंद्र और राज्य के समन्वय से जो प्रभावित लोग हैं उन तक पहुंचे, ये प्राथमिकता है। और इस मामले में गंभीरता दिखाने के लिए, प्रयास करने के लिए पीएम का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। जी जी बिल्कुल। मनोज जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल जो है वो 3 तरह की चुनौतियों से घिरा हुआ है। एक कोरोना वायरस, दूसरी चुनौती जो है वो है प्रवासी मजदूरों को वापस राज्य लेकर आना, और तीसरी चुनौती ये है कि अम्फन तूफान से हुई जो तबाही है उसके बाद फिर से व्यवस्था को पटरी पर लेकर आना। तो क्या आपको लगता है कि इन 3 चुनौतियों के मद्देनजर बंगाल को केंद्र की तरफ से और ज्यादा मदद होनी चाहिए? निश्चित रूप से नेहा जी, देखिए, एक तो नीम ऊपर से एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो हम लोग एक कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये प्राकृतिक आपदा अचानक आ गई है। तो निश्चित रूप से जो ममता जी कह रही हैं वो निश्चित रूप से सही कह रही हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्री के साथ में, गृह मंत्रालय के साथ में, एनडीआरएफ के साथ में एक बैठक भी की थी, और गृह मंत्री जी ने खुद ही फोन करके नवीन पटनायक जी को और ममता बनर्जी जी को फोन करके कहा कि हर संभव हम लोग जो भी संसाधन होंगे वो उपलब्ध कराएंगे, जो भी होगा, अगर जो भी पैकेज देना होगा निश्चित रूप से वो पैकेज भी दिया जाएगा। वहां जान मान की हानि हुई है, निश्चित रूप से पहली बात तो यह है कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि जहां तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है, देखिए, प्रवासी मजदूरों के बारे में रेल मंत्रालय ने अभी तक 2050 रेलें चलाई हैं। अब उसमें ममता बनर्जी जी केवल और केवल हमने देखा है कि 1 जून से अभी 200 ट्रेनें चलेंगी, और 104 ट्रेनों की सूची ही उन्होंने अभी 15 मई से 15 जून के लिए मांगी है। लेकिन मैं आगे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी इसी मुद्दे को उठाया। पीयूष गोयल ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कुछ राज्यों ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने के लिए हमारे साथ सहयोग नहीं किया। मुझे लगता है कि करीब 40 लाख लोग हैं जो पश्चिम बंगाल लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी तक केवल 27 विशेष ट्रेनें ही राज्य में प्रवेश कर सकी हैं। तो मनोज जी, इस पर आपकी टिप्पणी में चाहूंगी। पीयूष गोयल कह रहे हैं, एक तरफ तो देखिए प्रधानमंत्री जो हैं वो दौरे पर जा रहे हैं पश्चिम बंगाल, दूसरी तरफ पीयूष गोयल कह रहे हैं कि जहां तक प्रवासी मजदूरों को वापस पश्चिम बंगाल पहुंचाने की बात है, ममता बनर्जी जो है वो साथ नहीं दे रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो पीयूष गोयल जी ने कहा है वो ठीक कहा है। देखिए, प्रवासी मजदूरों को बुलाना जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकार की। ममता दीदी ने क्या किया कि पहले एर्नाकुलम से 4-5 तारीख तक तो 2 ही ट्रेनें चली थी, एक एर्नाकुलम से चली थी और एक अजमेर शरीफ से चली थी। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने में ममता दीदी बहुत माहिर है। वहां से अजमेर शरीफ से लोगों को बुला लिया, लेकिन श्रमिकों के लिए उन्होंने कहा कि अभी नहीं बुलाना है। केवल 27 ट्रेनों को अभी तक परमिशन मिली है, और 104 ट्रेनें उन्होंने कहा है कि हम लोग 15 मई से 15 जून तक हमें 104 ट्रेनें ही वो लोग परमिशन उन्होंने दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 30 से 40 लाख मजदूर है पूरे देश में पश्चिम बंगाल के फैले हुए हैं, उसके बावजूद भी ममता दीदी इस तरह से
अमानवीय व्यवहार जो कर रही है वो निश्चित रूप से निंदनीय है और ममता दीदी को सोचना चाहिए, अधिक से अधिक ट्रेनें मंगानी चाहिए और उसके लिए एनओसी देने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो माइग्रेंट लेबर जो अपने घर आना चाहते हैं और समझने की कोशिश करती हूँ। अमित पांडे मेरे साथ हैं। अमित, जरा ये समझाइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी की अपील पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों का जो मुद्दा है उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और ममता सरकार के बीच गतिरोध जारी है। जी बिल्कुल, एक ये गतिरोध का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे पहले गृह मंत्रालय भी यहाँ पर कह चुका है और केंद्र सरकार की ओर से भी पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया गया है कि कम से कम राज्यों तक ट्रेन पहुंचने की अनुमति दी जाए। प्रवासी श्रमिक जो हैं उनको यहाँ पर पहुंचना चाहिए। तो ऐसा आरोप था केंद्र सरकार की वजह से कि ममता सरकार इसमें सहयोग यहाँ पर नहीं कर रही है, जबकि यहाँ पर ममता सरकार का कहना था कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, ट्रेन जब वो भेजेंगे तब हम परमिट यहाँ पर करेंगे और ऐसा रोकने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर दौर जो है दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच यहाँ पर चलता रहा है। इससे पहले भी अगर हमने देखा होगा तो इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम जो कि कोरोना के मुद्दे पर गई थी, उसके भी कार्यप्रणाली को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध था। तो ये जो गतिरोध का दौर है ये यहाँ पर चल रहा है अलग अलग मुद्दों के बावजूद इसके। अगर पीएम जाते हैं और जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसका दौरा करते हैं और राज्य की मुख्यमंत्री के साथ अगर ये दौरा करते हैं, तो ये संदेश यहाँ पर देने की यहाँ पर कोशिश है कि जो जनता का हित है वो सर्वोपरि है और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है अमित, मैं आपके पास आगे आऊंगी। इस बीच हमारे साथ टीएमसी समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक बादल देवनाथ जुड़ गए हैं। बादल दा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मिनट जो है उसको गंवाया नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि आप बंगाल आइए और जो भी प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा कीजिए। तो प्रधानमंत्री आज बंगाल पहुंचने वाले हैं, ममता बनर्जी के साथ ही हवाई सर्वेक्षण करेंगे। लेकिन दूसरी ओर एक और समस्या बादलदा, और समस्या ये है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने के लिए आप समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं हमारा। मैं आपके पास आऊंगी बादल देवनाथ, मेरे ख्याल में उनका कनेक्शन जो है वो सही तरह से हम तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन मनोज जी, मैं आपके पास आने से पहले एक ट्वीट लेना चाहूंगी, मायावती का ट्वीट। देखिए, अम्फन तूफान से पश्चिम बंगाल में हुई भारी तबाही और बर्बादी को लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से आगे बढ़कर मदद करने की अपील की है। मायावती ने ट्वीट में लिखा है, अम्फन तूफान के तांडव से खासकर पश्चिम बंगाल में जो व्यापक तबाही और बर्बादी हुई है वो अति दुखद है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में खासकर केंद्र सरकार को आगे बढ़कर हर प्रकार से राज्य को वहां के हालात सामान्य बनाने में मदद करनी चाहिए। इस पर हम आगे प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले बादल देवनाथ, प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, एक तस्वीर ये है। दूसरी तस्वीर बादल देवनाथ ये है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि ममता बनर्जी प्रवासी मजदूरों को राज्य में वापस बुलाने में हमारा सहयोग क्यों नहीं कर रही हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको बादल देवनाथ? हाँ बिल्कुल आ रहा है। मैडम मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। 40 घंटे हो गया है, मेरा घर में हो पूरा 7 जिले है बंगाल के अंदर, इसमें कारण नहीं है और लाखों लोगों ने इसका जो साइक्लोन हुआ, साइक्लोन में चपेट में आ गया है। वो 80 के ऊपर लोग मौत हो गई, 80 के ऊपर लोगों को मौत हुई और मेरे घर के आसपास जितना बिजली के खंभे है वो भी गिर गए हैं। और साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, उत्तर 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है कलकत्ता के अंदर, जहां पर कोरोना वायरस सबसे संक्रमित हुए 3 डिस्ट्रिक्ट, उस 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके अलावा जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा हुआ कि जो माने कितना खंभे, लाखों के ऊपर खंभे, बिजली के खंभे गिर गए, 10 लाख के पेड़ गिर गए और लाखों के ऊपर घर, जो कच्चे का जो घर है वो घर भी गिर गया है। मेरा घर के आसपास में मैंने काल 6-7 घंटा बाइक लेके मैंने घुमा, हर इलाका में जा रहा हूँ, 3-4 इलाका गया, वहां पर कि देखा मुझे तो रोना आ गया है। जो गरीबों को कितना बुरा हाल है। प्रधानमंत्री आ रहा है, ममता बनर्जी का अनुरोध है, ममता बनर्जी ने उनको बुलाया, या आइए आप देखिए 10 बजे प्रधानमंत्री या कलकत्ता एयरपोर्ट में आएंगे, वहां से ममता बनर्जी के साथ जाएंगे और ममता बनर्जी दोनों एक साथ मिलकर जहां पर
सुपर साइक्लोन में जो 7 जिला में क्षतिग्रस्त हुआ, नुकसान हुआ, उस इलाका में दोनों एक साथ मिलके जाएंगे। और तीसरा बात है, ममता बनर्जी जितना आधिकारिक है सबको एक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। उन अधिकारियों को 7 दिन का तो पूरा रिपोर्ट आएगा। लेकिन मेरे पास जितना जानकारी है, मैं गवर्नमेंट से और दूसरे जगह से हर डिस्ट्रिक्ट से मैं फोन में जो बात किया, मेरा भी कनेक्शन की काट जाएगा, मेरा भी कनेक्शन, मेरा मोबाइल मेरा घर में 40 घंटे से हो गया, मेरा बिजली नहीं है। ठीक है, तो मैं समझ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि काफी ज्यादा मुश्किलें जो हैं बादल देवनाथ, आप कह रहे हैं कि काफी ज्यादा मुश्किलें झेलने को मिल रही हैं। मैं आपके पास आगे आऊंगी क्योंकि कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर के भी गतिरोध बरकरार है। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के बंगाल दौरे पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। अम्फन तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पीएम मोदी का दौरा दिखाता है कि केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में बंगाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। तो बादल देवनाथ, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री काफी परवाह करते हैं पश्चिम बंगाल की, लेकिन रेल मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि ममता बनर्जी प्रवासी मजदूरों की परवाह क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि वो ट्रेनें चलाने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग ही नहीं कर रही हैं। मैं कैलाश विजयवर्गीय को और पीयूष गोयल को ये अनुरोध करूंगा, इस समय राजनीति मत कीजिए। मैं बादल देवनाथ आप दोनों को अनुरोध कर रहा हूँ, और कैलाश विजयवर्गीय हर टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। वो बंगाल में सत्ता में आने के लिए उनका काम ही है कुछ ना कुछ बोलना, ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना। उसके साथ कलकत्ता के जो राजभवन में जो राज्यपाल है, वो दोनों मिलकर ऐसा कुछ जो भी उसका मन में आता है वो लोग वो दोनों बोलते हैं। और पीयूष गोयल को मैं अनुरोध करूंगा, इस समय आप भी राजनीति मत कीजिए। ममता बनर्जी हर टाइम कोशिश कर रहा है। 105 ट्रेन उन्होंने मांगा है, जो 105 ट्रेन का कलकत्ता से हर तरफ से, जैसे एक हफ्ते से हावड़ा से दिल्ली तक गाड़ी जा रहा है, दिल्ली से हावड़ा से गाड़ी आ रहा है, और लोगों को बासों से हावड़ा से निकालने के बाद हावड़ा बासों से लोगों को जो ममता बनर्जी के खिलाफ ये राजनीति हो रही है। मनोज यादव जी, क्या आपकी पार्टी राजनीति कर रही है? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, केवल और केवल पश्चिम बंगाल में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल नहीं बैठा है, सभी राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो सभी राज्यों के साथ हमारे तालमेल अच्छे नहीं होने चाहिए थे, लेकिन सभी राज्यों का सहयोग मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ इंगित करता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ममता जी केवल कोरी राजनीति कर रही है, जो केंद्र पर बार बार आक्षेप लगाती है, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करती है। पहली बात यह है कि जिस तरह से आईएमसीटी की जो टीम गई वहां पर, किस तरह से उसको फील्ड में नहीं जाने दिया गया। उसके बाद में जो हमने पीले कलर के मास्क भेजे तो बोले कि ये तो भगवा मास्क है, आपको नीला कलर का मास्क भेजना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आया है कि पीला कलर का मास्क होने से नीला कलर का मास्क होने से क्या अंतर आ जाएगा। कोरोना तो कोरोना है, ना तो नीला देखता है, ना पीला देखता है, ना काला देखता है। और जहां तक सवाल है ट्रेन का जानकारी नहीं है, आप जानकारी दुरुस्त कीजिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि आप मास्क के रंग को देख करके भी सियासत कर रहे हैं। ममता बनर्जी बहुत अच्छी काम कर रही है, ममता बनर्जी बहुत अच्छे काम रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टीम आया, जाने के बाद उन्होंने प्रशंसा, ममता बनर्जी का भी प्रशंसा किया और एक सर्टिफिकेट भी दिया गवर्नमेंट को, सर्टिफिकेट दिया कि ममता बनर्जी बहुत अच्छे काम कर रही है। कोरोना को चलते मजदूरों के लिए चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? वो ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, रेड जोन है, ABC जो भी रिपोर्ट है, कंटेनमेंट जो है, जो भी है, सबसे देखिए गुजरात महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ठीक है मनोज जी, एक मिनट शांत हो जाइए आप, मनोज जी का ऑडियो डाउन कीजिए। बादल देवनाथ, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सीधा है। मेरा सवाल ये है कि मनोज यादव कह रहे हैं और पूरी बीजेपी कह रही है कि ये कोरोना के वक्त में हम सब साथ हैं, तो ऐसे में अगर बाकी राज्य सरकारें ट्रेनें मंगा रही हैं, ट्रेनों की गुजारिश कर रही हैं, तो पश्चिम बंगाल सरकार इसमें इतनी कंजूसी क्यों कर रही है? फिर ममता बनर्जी कहती है कि हम तो 3 तरह की चुनौती से गुजर रहे हैं, हमें ज्यादा पैसे दीजिए। कंजूसी की बात नहीं है मैडम, कोई कंजूसी की बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट गाड़ी भेज सकते हैं, कोई बात नहीं है, ट्रेन भेज सकते हैं। जो भी जितना ट्रेन है वो भेज दीजिए, हावड़ा से रिसीव किया जाएगा और हावड़ा से दिल्ली तक जाएगा। और प्रवासी मजदूर जितना है, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी जब लॉकडाउन चालू किया उस टाइम मोदी जी के पास कोई जानकारी नहीं था। ये 14 करोड़ के वो प्रवासी लोग पूरे भारत पे अंदर फैले हुए हैं,
उन लोगों को पहले वापस लेना चाहिए, उनका घर में वापस लेना चाहिए, उसके बाद लॉकडाउन चालू करना चाहिए। लेकिन मनोज जी को बताइए, कल्याण जी को बताइए और भाजपा का जितना प्रवक्ता है उन लोगों को बताइए, जितना लीडर बताइए, जब मोदी जी जब लॉकडाउन चालू किया उस टाइम उनके पास क्यों गवर्नमेंट के पास से हर जगह से आईपीसी और गोविंदा विभाग है, वो लोग क्यों रिपोर्ट नहीं दिया है कितना प्रवासी श्रमिक है जो बाहर है, उन लोग को पहले घर में लेना चाहिए। और मैं एक बात सच्चे से मैं कह रहा हूँ, मोदी जी जितना काम कर रहा है। कोरोना संकट के बीच आज से रेलवे में अब टिकटों की बिक्री और रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर बुकिंग शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन के बाद मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर रेलवे रिजर्वेशन टिकट काउंटर पर आज सुबह से ही लंबी कतार नजर आ रही है। रिजर्वेशन काउंटर पर टिकट की बुकिंग कराने के लिए भारी संख्या में लोग सुबह से ही पहुंचने लगे हैं। हम आए थे यहाँ पे सुबह 6 बजे आए थे और बुकिंग 9 बजे खुला यहाँ पे, पर हमें अभी टिकट नहीं मिला। क्या बताया गया? वो बताया गया कि बुकिंग हो गया पूरा 22 तारीख तक। आपको कहाँ जाना था? वेस्ट बंगाल, हावड़ा। 1 जून को। अच्छा, तो कितने तारीख तक फुल हो गया? 22 तारीख तक फुल हो गया है। अच्छा। तो बोले कि फिर 22 तारीख को कल बुकिंग होएगा, वो 22 जून तक। लॉकडाउन के बाद रेलवे ने आज से रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन पर टिकटों की बुकिंग शुरू की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहाड़गंज की तरफ रिजर्वेशन काउंटर पर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। बताया जा रहा है कि लोग टिकट बुक कराने के लिए सुबह से ही यहां पहुंच गए थे। हालांकि यहां रिजर्वेशन काउंटर पर लगी लाइन में लोग मास्क पहने हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर पहाड़गंज की तरफ, और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो आज से रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है उसके लिए लंबी कतारें यहाँ पर हैं। लोग जो हैं सुबह ही अपने घरों से बाहर निकल कर यहाँ पहुँच गए हैं ताकि वो अपना टिकट रिजर्वेशन करवा सकें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जितने भी लोग हैं यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो मास्क पहने हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ RPF के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे हम कई लोगों से बात करते हैं। ये बताओ, कब से आप सुबह में लाइन में हो? 2 घंटे से। 2 घंटे से आप लाइन में हो टिकट लेने के लिए? हाँ। आप कब से आए हो लाइन में? 1 घंटे से। 1 घंटे से लाइन में खड़े हो। टिकट कहाँ जाना है आपको? बिहार। बिहार कहाँ? लखीसराय इनको जाना है। और भी लोग हैं। आपको कहाँ जाना है? कहाँ के लिए टिकट? हाजीपुर जाना है सर। हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर जाना है। कब से लाइन में खड़े हैं? ये 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। एक घंटे से यहाँ पर लोग लाइनों में खड़े हैं। आप कब से खड़े हैं? सर 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से खड़े हैं। तो आप देखिए ये लाइन जो है लगातार काफ़ी बड़ी है और लगातार ये लाइन बढ़ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं और हर जगह पर आपको दिखाई देगा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भी हैं, हेड कांस्टेबल भी हैं। लॉकडाउन के बाद जैसे ही रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर टिकटों की बुकिंग शुरू हुई तो लोग टिकट की बुकिंग कराने भारी संख्या में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन जा पहुंचे। खुशी तो होगी क्योंकि हाँ खुशी होगी सर, क्या करें, दिखता ही है सर। सही कदम उठाया सरकार ने। हाँ सरकार ने सही कदम उठाया कि मतलब जो फंसे वो चले जाएंगे घर। कहना चाहेंगे सरकार की एक अच्छी पहल, क्योंकि अभी तक ट्रेनें चालू नहीं थी, ट्रेनें चालू कर दी गई। हाँ ये ट्रेन तो अभी चालू की, पहले से मैं जो बस उसके ढूंढ रहा था, बस मिला नहीं, तो आप कह रहे जी 1 जून से चालू होगा, तो मैं इसलिए बोला जी मैं वेटिंग कर दो या कंफर्म कर दो, मैं गाँव जाना चाहता हूँ जी। अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस जियो में बड़ा निवेश किया है। अमेरिकी कंपनी KKR जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ का निवेश करेगी। KKR को इस निवेश के बदले जियो में 2.32% की हिस्सेदारी मिलेगी। एशिया में अमेरिकी कंपनी KKR का यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश है और जियो प्लेटफॉर्म में 1 महीने में ये 5वां बड़ा निवेश है। 1 महीने में जियो में कुल 78,562 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,088 नए मरीज सामने आए हैं, जो एक दिन में कोरोना के मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,18,447 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 148 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक दिन में कोरोना के 3,234 मरीज ठीक भी हुए हैं।
देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में है। यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों की तादाद 41,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। अब तक यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या 13,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर गुजरात है। 12,905 मरीज यहाँ हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,500 के पार पहुंच चुका है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है। कोरोना मरीजों की संख्या 6,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 15,77,000 से ज्यादा हो चुके हैं। रूस दूसरे नंबर पर है। मरीजों की संख्या 3,17,000 के पार पहुंच गई है। ब्राजील इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। कोरोना मरीजों की संख्या 3,10,000 के पार है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है। कोरोना के मरीजों की तादाद 2,52,000 से भी ज्यादा है। और 5वें नंबर पर स्पेन है। कोरोना मरीजों की संख्या 2,33,000 के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में एक ट्रक के पलटने से हादसा हो गया, जिससे वहां का ट्रैफिक धीमा हो गया है। ट्रक के ड्राइवर और उसके सहयोगी को हादसे में हल्की चोटें आई हैं। ट्रक के हादसे के बाद बीच सड़क पर ही पड़ा है, जिसकी वजह से आधी सड़क बंद हो गई है। दूसरी तरफ से गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन कुछ दूरी पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। मैं मौजूद हूं दिल्ली के प्रगति मैदान के पास और यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहां पर जो कंटेनर है, एक बड़ा कंटेनर जो कि पलट गया है और इस वजह से जो है यहां पर जो है ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा ट्रैफिक का। यहां पर देखिए रास्ता घुमावदार है यहां पर और यहां पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा इस कंटेनर के पलटने से बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। सुबह का समय है, लोग अपने घरों से दफ्तर जाने के लिए निकले हैं और बीच रास्ते में ये जो कंटेनर है उसके पलट जाने से यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है। इससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है जो लोग सुबह से अपने घरों से निकले हैं। और आपको बताया ये जा रहा है कि ये पीछे जो रास्ता है ये थोड़ा घुमावदार है और ये जो कंटेनर थोड़ा स्पीड में था। इसका जो ड्राइवर था उसने बैलेंस खोया, जिसके बाद यहाँ पर ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद बीती रात जो लोग जो ड्राइवर और उसके जो सहयोगी थे इस कंटेनर में, उन्हें नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाया गया, जहाँ वो अभी ठीक हैं। लेकिन जो कंटेनर है इसके पलटने की वजह से यहाँ पर आम लोगों को यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो लोग सुबह से अपने घरों से निकले हैं अपने दफ्तर जाने के लिए, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है।